हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम इस कोर्स के 6 चैप्टर पर हैं जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर के खत्म होने पर आप सीख सकेंगे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की सप्लाई का कॉन्सेप्ट, सप्लाई एंड सर्विस की लोकेशन ऑफ रिसीट का कॉन्सेप्ट, रिसिप्ट ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना और सेक्शन 11, 12 एंड 13 ऑफ जीएसटी एक्ट। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में। पर पहले रिकॉल करते हैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई, हमने पहले के चैप्टर में ब्रीफली इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कॉन्सेप्ट सीखे ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में इंटरस्टेट सप्लाईज को और इंट्रास्टेट को सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। इंट्रास्टेट सप्लाई का मीनिंग है कि सप्लायर की लोकेशन और सप्लाई की जगह एक ही स्टेट या फिर एक ही यूनियन टेरिटरी का है। लेकिन अगर सप्लायर की लोकेशन और सप्लाई की जगह लोकेशन से अलग है, मतलब दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। फॉलोइंग आर द ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट, एग्जाम्पल, गुड्स लंदन से इंपोर्ट किया और वो पहुंचा पोर्ट ऑफ मुंबई में, उसे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई और बोथ, एग्जाम्पल, गुड्स मुंबई से यूएसए में एक्सपोर्ट हुए तो इसे इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाएगा। गुड्स को SEZ लोकेशन पर एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसे इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाएगा। मानिए एक सप्लायर है केरला में जो गुड्स सप्लाई करता है SEZ लोकेशन में। ये लोकेशन केरला के अंदर है तो इसे हम इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे, ना कि इंट्रास्टेट सप्लाई। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं टू हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ये हैं गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब होता है गुड्स का इंडिया से बाहर जाना। इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब गुड्स को इंडिया में लाना फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, विच मीन्स अनदर कंट्री। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है जो जीएसटी एक्ट में डिफाइन की गई है एंड डज नॉट कवर द इंटेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज सेल, जॉब वर्क एंड सो ऑन। इसलिए गुड्स के इंडिया में या इंडिया से बाहर के मूवमेंट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रूप में माना जा सकता है। ट्रांजैक्शन में कौन सी करेंसी यूज की गई है और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है टू आइडेंटिफाई द सप्लाई ऑफ गुड्स एज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब है सप्लाई ऑफ सर्विस। इस केस में सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया में है और रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इंडिया से बाहर है। एक्सपोर्ट की सर्विस में एक क्लॉज ये भी है कि पेमेंट ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड बाय सप्लायर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। लेकिन आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं और पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में हुआ है, फिर भी वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस ही कहा जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फ्यू एग्जाम्पल्स। आइए 2 एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का कॉन्सेप्ट क्या है। मानिए आप एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं और आपने एक नेपाल बेस्ड कंपनी को सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस में हेल्प किया है। ये सर्विस के लिए कंपनी इन नेपाल ने आपको 30,000 रुपीज़ पे किया है। बिकॉज आपने सर्विसेज फीस इंडियन करेंसी में रिसीव की है तो जीएसटी की टर्म में हम इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडर नहीं करेंगे। अनदर एग्जाम्पल, प्रिटेंड करिए कि आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू ए ब्रांच ऑफिस इन यूएसए। ब्रांच ऑफिस आपको $US में सर्विस फी पे करता है। अकॉर्डिंग टू द क्लॉज ऑफ जीएसटी, ऐसी सर्विसेज को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रीट नहीं किया जाएगा क्योंकि पेमेंट इंडियन करेंसी में रिसीव नहीं हुआ है।
आइए जानते हैं अब तक आपको कितना समझ आया। द करेक्ट आंसर इज डी। Export of services means supply of any service when the supplier is in India and the recipient and place of supply of service is located outside India. Location of receipt of supply and services. अब हम लोकेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ सप्लाई और सर्विस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। Now we will discuss the concept of the location of the supplier of services as defined in section 2 subsection 15 of GST Act. First table share the location of the supplier जहां से supply initiate हुआ था। आइए टेबल समझते हैं with the help of an example. For example, अंकित तिवारी owns a business consultancy service जिसकी registered office चंडीगढ़ में है। सेकेंड टेबल आपको शो करता है सर्विस प्रोवाइडर की डिफरेंट लोकेशंस उसके ऑफिस की डिफरेंट लोकेशंस से। सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब तक आपने सीखा हाउ टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई और द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट। अब डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 ऑफ जीएसटी एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब गुड्स और क्लॉजेज के सप्लायर की लोकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जो प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करता है। गुड्स सप्लायर को लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, पर वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस है और एक फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट जहां से सप्लाई इनिशिएट होता है। सेक्शन 10 डिफाइन करता है प्लेस ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन द लोकेशन सिचुएशंस और एक डिफाइंड लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन सिचुएशंस के लिए। एग्जाम्पल्स। फर्स्ट सिचुएशन का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक फैक्ट्री है चंडीगढ़ में जो गुड्स सप्लाई करती है एक रेसिपिएंट को दिल्ली में। इस एग्जाम्पल में दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि डिलीवरी टर्मिनेशन दिल्ली में होगा। सेकेंड सिचुएशन एग्जाम्पल इज, मानिए आप दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल गए टू परचेज सम गुड्स। हियर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज दिल्ली क्योंकि गुड्स की लोकेशन डिलीवरी के टाइम पर टू द रेसिपिएंट इज दिल्ली। थर्ड सिचुएशन एग्जांपल, एक बायर एक्स है जो सप्लायर वाई को इंस्ट्रक्ट करता है कि जेड को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे, एक्स को नहीं। इस केस में गुड्स डिलीवर्ड किया जाएगा जेड को ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन जो है एक्स। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल प्लेस एक्स होगा, जेड नहीं। एग्जाम्पल्स कंटिन्यू। आइए अब हम टेबल में शो की गई फर्स्ट सिचुएशन को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं बायर एक्स चंडीगढ़ में लोकेटेड है जिसको मशीन बाई करना है फ्रॉम ए सप्लायर जो दिल्ली में है। बायर एक्स को मशीन इंस्टॉलेशन सर्विस चाहिए बेंगलोर में। सो आप पहले के क्लॉज याद करिए विच मेंशंस प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। इसलिए इस एग्जाम्पल में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बेंगलोर होगा। आइए अब लास्ट सिचुएशन पर डिस्कस करते हैं। एक फ्लाइट है जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है, गुड्स दिल्ली से फ्लाइट में है, इसलिए इस एग्जाम्पल में द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दिल्ली है क्योंकि इस लोकेशन से गुड्स ऑन बोर्ड लिया गया। Now it's time to check your understanding of the topics that we just covered. The correct option is A, principal place of business of third person. The correct option is B, पुणे। आइए अब हम जीएसटी एक्ट के सेक्शन 11 पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 11 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 11 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को डिफाइन करता है जहां गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन्वॉल्व है। क्योंकि इस केस के लिए यहां क्लॉज बहुत सिंपल है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई करने में कोई भी क्रिटिकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए गए हैं देन लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर गुड्स आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट हुए हैं देन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन जहां से गुड्स एक्सपोर्टेड हुए हैं। तो अगर कोई लंदन से इंडिया में गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो लंदन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आइए अब सेक्शन 12 के अंडर सर्विस की सप्लाई के प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफाइन किए गए क्लॉजेज पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस।
सेक्शन 12 डिफाइंस द क्लॉजेज टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में ही हैं। सेक्शन 12 में ये सारी सर्विसेज डिफाइन की गई हैं जो आप रेफर कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन जहां सर्विस रिसीव्ड की गई थी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली ऑफिस के लिए इंटीरियर सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। सेक्शन 12 ये भी बताता है कि प्रॉपर्टी का लोकेशन आउटसाइड इंडिया है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। मान लीजिए मिस्टर वाई दुबई में एक गेस्ट हाउस ओन करते हैं और वो रिसाइड करते हैं चंडीगढ़ में। मिस्टर एक्स जो रहते हैं दिल्ली में, बट ऑन हिज विजिट टू दुबई वो मिस्टर वाई का गेस्ट हाउस यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। सेक्शन 12 में यह भी कहा गया है कि अगर प्रॉपर्टी 2 या ज्यादा स्टेट में है या फिर यूनियन टेरिटरी में है, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सेपरेटली कलेक्टेड और डिटरमाइंड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। आइए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक रोड बनी है और वो पास हो रही है छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रोड कंस्ट्रक्शन चार्जेस दोनों स्टेट्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और ये केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल इन बोथ स्टेट्स। नाउ लेट अस डिस्कस सेक्शन 13 ऑफ द जीएसटी एक्ट। सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन 13 सप्लाई ऑफ सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने वाले क्लॉजेज को डिफाइन करता है जब आइदर सप्लायर और रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है। सर्विस की एक कैटेगरी है जिसे सेक्शन 13 के अंडर डिफाइन किया गया है कि जो सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स सप्लाई की गई हैं उन्हें रेसिपिएंट द्वारा सप्लायर को फिजिकली अवेलेबल कराना रिक्वायर्ड है। लेट्स एज्यूम इफ सर्विसेज आर प्रोवाइड फ्रॉम रिमोट लोकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन जहां गुड्स रखे हुए हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इन अदर केस, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन जहां एक्चुअल सर्विसेज परफॉर्म की गई हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए एक कंपनी नेम एबीसी जो दिल्ली में है, उसके पास सम गुड्स हैं जिन्हें टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन की जरूरत है। एबीसी कंपनी टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन के लिए जापान बेस्ड कंपनी से रिमोटली सर्विस लेती है। ये केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस दिल्ली है। कुछ और भी कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 13। फॉर दैट प्लीज रेफर जीएसटी एक्ट फॉर मोर डिटेल्स। आइए देखते हैं अब तक आपको कितना समझ आया। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेक्शन 12। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिल्ली। चैप्टर के एंड होने तक आपने सीखा इंटर स्टेट सप्लाईज सेक्शन 7 में डिफाइन की गई हैं और इंट्रा स्टेट इन सेक्शन 8 ऑफ जीएसटी एक्ट। मूवमेंट ऑफ गुड्स ही एनफ है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि सप्लाई एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज व्हेन सप्लाईज का लोकेशन इंडिया में है एंड रेसिपिएंट एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है कि सप्लायर ऑफ द सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड द रेसिपिएंट एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। सेक्शन 10 डिफाइन करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बेसिस डिफरेंट सिचुएशंस। That's all from my side. Thank you so much for your time. Now we will meet again in the next session. वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ने न सिर्फ देश को कई करों के मकड़जाल से मुक्त कर एक देश एक कर की बेहद शानदार सौगात दी, बल्कि देश के युवाओं के लिए भी रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा कर दी है। कारोबारी लेन देन में जीएसटी नियमों का पालन करते हुए लेखा जोखा बनाना और जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना ये एक ऐसा काम है जिसके लिए हर छोटे बड़े शहर या कस्बों में आज प्रशिक्षित यानी ट्रेंड लोगों की सख्त जरूरत है। जिन लोगों ने पहले ही जीएसटी की ट्रेनिंग लेकर इसकी बारीकियों को समझ लिया, वो इस वक्त बहुत अच्छा स्वरोजगार या नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब भी इसमें संभावनाओं की कोई कमी नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा हुनर सीख लें जिसकी डिमांड जिंदगी में कभी खत्म ना हो, तो आपके लिए है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का ये कोर्स। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको वो सभी बारीकियां सीखने समझने का मौका मिलेगा जो आपको एक बेहतरीन जीएसटी एक्सपर्ट बना सकता है। इस कोर्स में आप सीखेंगे जीएसटी टैक्स देनदारी का हिसाब आप कैसे करें, जीएसटी रिटर्न्स की फाइलिंग कैसे करें और कैसे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करें ताकि ऑडिट में परेशानी न हो। आप सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म कैसे भरें और कैसे जीएसटी नंबर हासिल करें, जीएसटी टैक्स देनदारी का भुगतान ऑनलाइन कैसे करें, यह भी इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। विभाग द्वारा तय प्रारूप में जीएसटी रिटर्न कैसे भरें, उसका विवरण कैसे लिखें। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अच्छी तरह जीएसटी का मासिक और सालाना रिटर्न भरना सीख जाएंगे और फिर इस क्षेत्र में रोजगार कर सकेंगे।